आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 32, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दूसरे दिन सवेरे से ही घनघटा छा गई। कुछ दिन असह्य गर्म पड़ने के बाद आज स्निग्ध श्यामल मेघों से तपा हुआ आकाश शीतल हो गया। आज समय होने के पहले ही महेंद्र कॉलेज चला गया। उसके उतरे हुए कपड़े जमीन पर पड़े थे और आशा उन्हें गिन गिन कर उनका हिसाब लिखकर धोबी को दे रही थी। महेंद्र स्वभावगत भुलक्कड़ और असावधान प्रकृति का आदमी ठहरा, इसलिए आशा से उसने कह रखा था कि धोबी को कपड़े डालने के पहले उन सब की जेब वगैरह वो खूब अच्छी तरह देख लिया करे। देखते देखते एक कुर्ते की जेब में हाथ डालते ही आशा को एक चिट्ठी मिली। ये चिट्ठी यदि विषधर सर्प की मूर्ति धारण करके उसी क्षण आशा के पोटुए डस लेती तो बहुत अच्छा होता। कारण उग्र विष शरीर में प्रवेश करने से मिनटों में उसका चरम फल मिल जाता है, किंतु यदि वो किसी के मन में प्रवेश कर जाए तो केवल मृत्यु यंत्रणा ही देता है, मृत्यु नहीं लाता। बिना लिफाफे की खुली हुई चिट्ठी निकालते ही उसने देखा विनोदनी के हस्ताक्षर हैं। क्षण मात्र में उसका चेहरा पीला पड़ गया। चिट्ठी हाथ में लेकर वो बगल के कमरे में चली गई और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, कल आधी रात को तुमने जो करतूत कर डाली उससे भी क्या तुम्हारा पेट नहीं भरा? आज फिर क्यों तुमने मुझे खेमी नौकरानी के हाथ गुप्त चिट्ठी भेजी? छी छी, वो अपने मन में क्या सोचती होगी? मुझे क्या तुम इस संसार में किसी के आगे मुंह दिखाने लायक नहीं रहने दोगे? इस संसार में मेरे लिए प्रेम करने और प्रेम पाने की कहीं भी कोई जगह नहीं। इसी से मैं खेल खेल कर प्रेम का खेद मिटा लिया करती हूं। जब तुम्हारे पास अवसर था तब उस झूठे खेल में तुम भी शामिल हुए थे, किंतु खेल की छुट्टी क्या खत्म नहीं होती? अब तुम्हारे अपने घर में तुम्हारी पुकार हुई है। अब फिर खेल घर में तुम क्यों ताक झांक रहे हो? अब धूल झाड़ कर अपने घर जाओ। मेरे तो घर नहीं है, मन ही मन अकेली बैठकर खेलती रहूंगी, तुम्हें नहीं बुलाऊंगी। तुमने लिखा है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। खेल के वक्त ऐसी बात सुनी जा सकती है, किंतु अगर सच कहूं तो कहना पड़ेगा कि मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती। एक समय था जब तुम समझते थे कि तुम आशा से प्रेम कर रहे हो, वो भी झूठा था। और आज तुम समझ रहे हो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, ये भी झूठ है। असल में तुम सिर्फ अपने को प्यार करते हो। प्रेम की प्यास से मेरा तो हृदय से लेकर छाती तक सब सूख उठा है। उस प्यास को बुझाने की पूंजी तुम्हारे पास नहीं है। इस बात को मैं बहुत अच्छी तरह देख चुकी हूं। मैं तुमसे बार बार कह रही हूं, तुम मुझे छोड़ दो, मेरे पीछे पीछे ना फिरो, खुद निर्लज्ज होकर मुझे लज्जित न करो। अब तो मेरा खेल का शौक भी मिट चुका है। अब पुकारने पर भी मेरी तरफ से कोई उत्तर नहीं मिलेगा। अपनी चिट्ठी में तुमने मुझे निष्ठुर कहा है, बात सच हो सकती है, किंतु मेरे अंदर कुछ दया भी है। इसी से आज मैं तुम्हें दया करके छोड़ रही हूं। इस चिट्ठी का अगर उत्तर दो तो समझूंगी कि बिना यहां से भागे तुम्हारे हाथ से मेरा छुटकारा नहीं। चिट्ठी पढ़ते ही आशा के समस्त अवलंबन मानो अलग जा गिरे और शरीर की समस्त स्नायु पेशियां मानो शिथिल हो गईं। निश्वास लेने के लिए मानो कहीं हवा तक बाकी न रही और सूर्य ने उसकी आंखों के आगे से मानो सारा प्रकाश उठा लिया। आशा पहले दीवार का, फिर अलमारी का, फिर चौकी का सहारा लेते लेते अंत में जमीन पर गिर पड़ी। क्षण भर बाद सचेतन होकर फिर उसने चिट्ठी पढ़ने की कोशिश की, किंतु उसका उद्भ्रांत चित्त किसी भी तरह उसका अर्थ न समझ सका। काले काले अक्षर उसकी आंखों के आगे नाचने लगे। ये क्या?
आखिर हुआ क्या? क्यों ऐसा हुआ? ये क्या संपूर्ण सर्वनाश है? अब वो क्या करे, किसे बुलाए, कहाँ जाए? कुछ भी उसकी समझ में नहीं आ रहा। पानी के बाहर मछली जैसे फड़फड़ाने लगती है, उसकी छाती के भीतर उसी तरह की बेचैनी फड़फड़ाने लगी। डूबता हुआ आदमी जैसे किसी चीज का सहारा पाने के लिए पानी पर हाथ फैला फैला कर आकाश ढूंढता रहता है, उसी तरह आशा अपने मन के भीतर कोई एक सहारा पाने के लिए भटकने लगी और अंत में छाती पीट कर हाँफती हुई पुकार उठी, मौसी। इस स्नेह संभाषण के उच्छ्वसित होते ही उसकी आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। जमीन पर बैठी बैठी वो बहुत देर तक बार बार रोती रही और अंत में जब रोना कुछ थमा तो सोचने लगी, इस चिट्ठी का मैं क्या करूं? वे अगर जान गए कि ये चिट्ठी मेरे हाथ पड़ गई है तो इसके लिए वे बहुत ज्यादा लज्जित होंगे। और इस कल्पना से वो अत्यंत संकुचित हो उठी। अंत में उसने तय किया कि चिट्ठी को वो उसी कुर्ते की जेब में रखकर कुर्ता जहां का तहां टांग देगी, धोबी को नहीं देगी। तुरंत वो चिट्ठी हाथ में लिए हुए अपने कमरे में लौट आई। इस बीच में धोबी मैले कपड़ों की गठरी पर सिर रखकर सो गया था। आशा कुर्ता उठाकर उसकी जेब में चिट्ठी रख रही थी कि इतने में आवाज आई, किरकिरी। इतना सुनते ही आशा जल्दी से चिट्ठी और कुर्ता पलंग पर डालकर चट से उसके ऊपर बैठ गई। विनोदनी ने भीतर आकर कहा, धोबी कपड़े बहुत बदलने लगा है। जिन कपड़ों में निशान नहीं लगा उन्हें मैं लिए जाती हूं, सब पर निशान लगाना है। आशा से विनोदनी के मुंह की तरफ देखा नहीं गया। वो इस डर से कि कहीं मुंह के भाव से मन की बात प्रकट न हो जाए, खिड़की की तरफ मुंह फेर कर आकाश की ओर देखती रही और ओठ से ओठ दबाए रही ताकि आंखों से आंसू न निकल पड़े। विनोदनी ठिठक कर खड़ी हो गई और आशा को एक बार उसने अच्छी तरह देख लिया। मन ही मन बोली, अच्छा समझ गई, कल रात की बात का इसे पता लग गया मालूम होता है। सारा गुस्सा मेरे ही ऊपर, जैसे मेरा ही कसूर हो। विनोदनी ने आशा से बात करने की कोई कोशिश नहीं की। उसने कुछ कपड़े छांट लिए और तेजी के साथ कमरे से वो बाहर चली गई। विनोदनी के साथ आशा अब तक जो सरल चित्त से मित्रता निभाती रही है, उसकी लज्जा इस निदारुण दुख में भी उसके हृदय में पुंजीभूत हो उठी। उसके मन में सखी का जो आदर्श अंकित था, उस आदर्श के साथ इस निष्ठुर पत्र को और एक बार मिला देखने की उसकी इच्छा होने लगी। आशा फिर से चिट्ठी खोलकर देख रही थी कि इतने में बड़ी तेजी से महेंद्र कमरे में आ पहुंचा। अचानक किसी बात की याद उठ आने से वो लेक्चर के बीच में से ही उठकर कॉलेज से सीधा घर दौड़ा आ रहा है। आशा ने चिट्ठी अपने आंचल में छिपा ली। महेंद्र भी कमरे में आशा को देखकर जरा ठिठक कर खड़ा हो गया और फिर व्यग्र दृष्टि से कमरे में इधर उधर देखने लगा। आशा समझ गई कि महेंद्र क्या ढूंढ रहा है, किंतु उसकी कुछ समझ में न आया कि कैसे वो हाथ की चिट्ठी को यथास्थान स्थान रखकर वहां से भाग जाए। महेंद्र एक एक करके मैले कपड़े उठा उठा कर देखने लगा। उसके इस निष्फल प्रयास को देखकर आशा से रहा नहीं गया। उसने चिट्ठी और कुर्ता जमीन पर फेंक दिया और दाहिने हाथ से मशहरी का खंभा थामकर उसकी कोहनी में अपना मुंह छिपा लिया। महेंद्र ने बड़ी तेजी से लपक कर चिट्ठी उठा ली, फिर क्षण भर के लिए स्तब्ध होकर आशा की तरफ देखा। इसके बाद आशा को सन्नाटे में जीने की सीढ़ियों से महेंद्र के उतरने की आवाज सुनाई दी। ठीक इसी समय धोबी पुकार उठा, बहूजी, कपड़े देने में अब और कितनी देर लगाओगी? बहुत अबेर हो गई है, बहुत दूर जाना है मुझे। अभी आप सुन रहे थे रवीन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 32 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।